नमल सब्ज पेड़ों से ढके मोरचाल की बालाई मंजिल की खिड़कियों से मार्च की ठंडी धूप सीधी टकरा रही थी। अंदर झांको तो कमरे ठंडे लगते थे। ऐसे में हुनैन का कमरा अजीब नमूना पेश कर रहा था। फर्नीचर जो दीवारों से लगा था ज़रा आगे खिसका कर चादरों से ढक दिया था और कोने में एक छोटी सीढ़ी सी रखी थी। फर्श के नीचे एक बड़ी बाल्टी, एक और 2 पेंट के डब्बे रखे थे। वो खुद आम शलवार कमीज पहने, बालों को कश्मीरी अंदाज में स्कार्फ में लपेटे, आस्तीन पीछे चढ़ाए सीढ़ी के ऊपर खड़ी थी और सूखे ब्रश को बाजू ऊंचा करके छत से टकराने की कोशिश कर रही थी। मेरा हाथ जा रहा है, मैं दीवार के ऊपरी कोने तक पेंट कर लूँगी, उसने चहक कर इतला दी। नीचे फर्श पे आलती पालती किए बैठा उसामा ने बहुत जब्त से खनगार कर उसकी तवज्जो ली। हन्ना, ये तुम कल शाम क्या अचानक से रेस्टोरेंट के बचे हुए डब्बे ले आई हो और अब कह रही हो कि तुमने पेंट करना है कमरा? हन्ना ने गर्दन घुमाकर नीचे बैठे उसामा को खफगी से देखा। तुम क्या जानो अदरक का मज़ा। जितने होम डेकोर की वेबसाइट्स मैंने देखी हैं ना, पता है उनके कमरे इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ये सफ़ेद चिट्टा पेंट नहीं होता। गोरे हमेशा अपनी दीवारों को टिंट ज़रूर देते हैं, दरवाजे वो सफ़ेद रखते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। नाक सुखेकर वो वापस दीवार की तरफ मुतवज्जी हुई। मगर हन्ना, याद है जब रेस्टोरेंट पेंट हुआ था, वो लोग ऐसे ही मुंह उठाकर पेंट नहीं कर लेते थे, बल्कि पहले दीवार पे कुछ रगड़ते थे और भी बहुत कुछ करते थे। तुम नेट पे पेंट के न्यू ट्यूटोरियल क्यों नहीं पढ़ लेती? सैम ने हार नहीं मानी थी। मैंने कोशिश की थी, वो इतने लंबे चौड़े असबाब दोहरा रहे थे, मैंने छोड़ दिए। एवं गोरों के नखरे, ये करो वो करो, इस तरह तो बंदा साल भर कमरा ही तैयार करता रहे। पेंट कब करे? फिर लापरवाही से सर झटका। मैं तो ऐसे ही करूँगी पेंट, ये कौन सा मुश्किल है? बस ब्रश को पेंट में डुबोकर दीवार पे ऊपर नीचे लगाते जाओ। वाव, आंखें मीचकर उसने वो कार्टून याद किए जिनमें यूं ही मज़े से पेंट हो जाता था। और फिर देखना कितना खूबसूरत रंग चढ़ेगा। मगर क्या वो रंग देरपा होगा? चौखट में कदमों की आवाज़ आई और फिर उसकी आवाज़। हुनैन वहीं ठहर गई, ब्रश वाला हाथ नीचे गिरा दिया, मुड़ी नहीं, साकत खड़ी रही। उसामा जो नीचे बैठा था वो भी नहीं हिला, बस सर झुका दिया। वो शादी से अभी तक नज़रें नहीं मिला सकता था। गोरे एक बहुत अच्छी, बहुत काबिल कौम है, और जब वो कहते हैं कि यूं मुंह उठाकर पेंट नहीं करते तो वो सही कहते हैं। वो हमारी तरह सुस्त और कामचोर नहीं होते, अपना हर काम खुद करने और ऐसे तरीके से करने के आदी होते हैं। वो गर्दन उठाए हुनैन के कमरे की दीवारों को देखता धीमे लहजे में कह रहा था। उसामा और हुनैन अपनी जगह चुप थे, साकित, जामिद। खूबसूरत रंग ऐसे नहीं चढ़ जाते, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है, एक एक बात का ख्याल रखना पड़ता है। ये दीवारें, ये घर की दीवारें अपने ऊपर किसी अजनबी रंग को ऐसे ही नहीं चढ़ने की इजाज़त दे देती। वो हनूस गर्दन ऊंची किए सादगी और नरमी से कह रहा था। उसकी तरफ कमर की ऊंचाई पे खड़ी हुनैन की आंखों के कटोरे लबाब भरते गए, मगर लब एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त करके जब्त किया। सैम का चेहरा झुका हुआ था। दूसरी किसी भी चीज़ को रगड़ो तो वो खराब होती है, उसकी चमक और खूबसूरती मान पड़ जाती है, मगर दीवारों की नहीं। घर की दीवारों को रगड़े खानी पड़ती हैं, सख्त रेतमार से उनको रगड़ रगड़ कर छलनी किया जाता है, मगर ये हर रगड़ के बाद पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं। फिर उनके सुराख और दरारें भरी जाती हैं, फेलर से उनके ज़ख्मों को मरहम लगाया जाता है। उन्होंने आंखें बंद कर ली, आंसू टप टप गिरते चले जा रहे थे। सैम सर झुकाए हौले हौले सिसक रहा था। चौखट में खड़ा लड़का, जिसके बाल अब पहले जैसे छोटे ना रहे थे और कदरे बढ़ने के बायस उनका असल कुदरती घुंघरालीपन नजर आने लगा था, उसी तरह मुलायमत से बोल रहा था। इन दीवारों को भी इतना रगड़ने और रुकेतने से दर्द होता है, मगर ये बर्दाश्त कर लेती हैं, जानती हैं कि यही अच्छा है उनके लिए। फिर उनके ऊपर प्राइमर पेंट किया जाता है। हमारे यहाँ इसे डिस्टेम्पर या चूना वगैरह भी कहते हैं, गोरे इसको प्राइमर या सीडर कहते हैं। वो सारी दीवार को ढांप लेता है, उसका पर्दा बन जाता है, सारे अयूब ढक जाते हैं। पुराने पेंट और नए पेंट के दरमियान की आड़ होता है वो, माजी को मुस्तकबिल पे असरअंदाज होने से रोक देता है। ऊंची सीढ़ी पे खड़ी हन्ना ने गर्दन झुका दी, हाथ उसी तरह दीवार पे जमा था और आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। वो प्राइमर पेंट अगर ना लगाया जाए तो नए आने वाले हर पेंट को दीवार के प्लस्तर की
दीवार अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। इस मुस्तकबिल के हर रंग को माजी के सुराख खा जाते हैं, लेकिन अच्छे से प्राइमर लगा दो तो ऊपर जो रंग भी करो वो ऐसा खूबसूरत चढ़ेगा कि सारा घर चमक उठेगा। फिर ज़मीन से रिस रिस कर ख़राब चोर दराजों से दाखिल होते पानी से भी दीवारें ख़राब नहीं होंगी। न मौसम असर करेगा, न किसी का मैला हाथ गंदला कर सकेगा इस रंग को। घर की दीवारों के ऐसे पक्के और खूबसूरत रंग यूं ही नहीं आ जाते, उनके लिए बुनियादों को एक दफ़ा तो छलनी करना पड़ता है। उन्होंने ब्रश कहाँ गिराया, वो कैसे सीढ़ी से जिस लगा कर उतरी, उसे नहीं मालूम। वो रोती हुई दौड़ती हुई आई और सादी के गले लग गई। भाई, आई एम सो सॉरी, आपका कसूर नहीं था। भाई, आई एम सो सॉरी। सैम भी एकदम उठा और भागकर इन दोनों के गिर्द बाजू हाल किए सादी के कंधे से लग गया। वो भी रोए जा रहा था। भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ अब दोबारा मत जाना। वो दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनके सिर्फ कद बढ़ गए थे। सादी इन दोनों से ऊंचा था, उसके बाजू दोनों से ज़्यादा मजबूत थे। वो दोनों के गिर्द बाजू हमाल किए बैक वक्त दोनों को थपक रहा था। उसके चेहरे पे नरमी, आंखों में नमी और लबों पे मुस्कुराहट थी। मुझे भी तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था। एक गलती के पीछे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि जहाँ कितने लोग बुज़दिली से मेरे मामले से जान बचाकर निकल गए और कितने लोग सिर्फ लालच में मेरा साथ देना चाहते हैं, वहाँ इतने तुम लोग मेरे लिए खड़े रहे। मगर वो दोनों उसको बोलने नहीं दे रहे थे। हुनैन रोते हुए नफ़ी में सर हिलाती बोले जा रही थी और सैम उसके कंधे पे माथा टेके हिचकियों के दौरान कह रहा था, भाई, आपका हक था मुझसे लड़ने का, मैंने गलत किया था, उसमें आपका कसूर नहीं था, सबसे ज़्यादा सफ़र आपने किया था। भाई, मैं कभी आइंदा यूँ नहीं बोलूँगा। हना ने लड़ने का हक दिया है आपको, वो हमारी बराबर की बहन है। मोटी काली बदसूरत है तो क्या हुआ, वो हमारी बराबर की बहन है, मुझे दरमियान में नहीं आना चाहिए था। और सैम ये सब बच्चों की तरह बिलखते कह रहा था और उसका सर थपकते वो हंस दिया था, मगर हुनैन ने जैसे सुना ही नहीं था। हमने भी इतना नहीं सोचा कि आपको इतने माँ खुशी का एक लम्हा भी नहीं मिला। हमारे पास तो फिर भी खुशी के पल और मिल बैठने के लम्हे आते थे, मगर आपने सफ़र किया सबसे ज़्यादा। और मैं यूँ बोला जैसे आप किसी लग्जरी ट्रिप से लौटे हैं। मुझे यूँ नहीं। वो तीनों एक दूसरे के साथ लगे नीचे बैठते गए। कोई बात नहीं, आइंदा हम इन बातों को अपने दरमियान नहीं आने देंगे। बार बार यही बात दोहराता जा रहा था। कभी झुककर हन्ना का माथा चूमता, कभी सैम के बाल सहलाता। वो बड़ा था, उसे ही तसल्ली देनी थी, उसे ही ज़्यादा ज़र्फ का मुजाहरा करना था। बड़ों की कुर्बानियाँ भी बड़ी होनी चाहिए ना। मोटरसाल के बाहर धूप ढलती गई, यहाँ तक कि बंगले पे छाया सी तन गई। अब हन्ना की खिड़की से झांको तो वो तीनों चौकड़ी मारे फर्श पे बैठे थे। दरमियान में कोक से भरे 3 गिलास, कोक की बड़ी बोतल और चंद डिब्बे खुले पड़े थे जिनमें से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ झलक रहे थे। साथ ही सर झुकाए कोक के गिलास में स्ट्रॉ हिलाता धीरे धीरे से बोल रहा था और वो दोनों खाते हुए सुन रहे थे। हाशिम समझा हम बाहर परारा के हजूम में गुम होने वाले हैं, सो उसके सारे बंदे उसी तरफ भागे। मगर हम एक बाथरूम के नीचे बने हॉल से सुरंग में उतरे और वहाँ से उसने हाथ से इशारा किया। सीधा बाहर 2 गलियां छोड़कर सड़क पे निकल आए। सर झुकाए बोलते उसके चेहरे पे यासियत थी। वाओ, सैम बर्गर का भारी निवाला मुंह में चबाता आंखें फैलाकर बोला तो हुनैन ने आंखें दिखाई। मोटे आलू, चुप करो, वो तुम्हें तकलीफ दे वाक़े का मंजरनामा बता रहा है, किसी एडवेंचर का नहीं। सैम ने जल्दी से निवाला निकलते हुए चेहरे पे मस्कीनियत तारी की। ओह, सादी उसके बदले अंदाज पे नरमी से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, फिर हम वहाँ से एक टुक टुक में बैठे। और पता है भाई, कितना अच्छा होता अगर आप मिसेस करदार को यरगमाल बनाकर साथ ले आते। 24 घंटे बाद जो मेकअप उतरने से उनकी हालत होती। हना खुद भी ना रह सकी, बोलकर हंसती चली गई। साथी ने हाथ उठाकर उसके चेहरे पे हल्का सा थप्पड़ लगाया। यूँ करो, तुम बोलो, मेरी खैर है। अल्लाह, मैंने क्या किया है। और जुमर जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो उसने देखा वो तीनों इसी तरह एक साथ बैठे बर्गर्स खा रहे थे और एक दूसरे को लुक़मे दे रहे थे। चेहरों पे सूखे आंसुओं के निशान अभी भी मौजूद थे और लबों से मुस्कुराहटें फूट रही थीं। साथ ही जुमर ने धीरे से दरवाजे पे दस्तक दी। तीनों ने सर घुमाकर देखा। हना ने फ़ौरन बर्गर बढ़ाकर ऑफ़र की, मगर वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाती काम की बात पूछने लगी।
इंटरव्यू का क्या बना? फारिस ने कुछ बताया ही नहीं। इंटरव्यू? साथी ने सर झटका। 30 लाख मांग रहा था वो एंकर, और फारिस मामू को देखें, खुद कहा था कि तुम्हारे साथ चलूँगा, मगर वहाँ जाकर बिल्कुल चुप बैठे रहे। इतना नहीं हुआ कि 2 थप्पड़ लगा देते उस एंकर को। एक मारने का काम ही तो आता है उनको, वो भी नहीं किया। खौफगी से वापस गर्दन मोड़ ली। जुमर और हुनैन ने एक दूसरे को देखा, फिर हन्ना खंगारी। भाई, फारिस मामू चुप हों तब भी बहुत कुछ कर जाते हैं, उनको हल्का ना ले। बिल्कुल। जुमर मुस्कुराहट छुपाती वापस चली गई। नीचे आई तो वो किचन में बैठा था, मोबाइल पे बटन दबा रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है फारिस। उसने कुर्सी खींची तो फारिस ने नज़रें उठाईं, उसे देखकर मुस्कुराया। ज़हे नसीब, आपको मेरा नाम भी याद है? थोड़ा बहुत तो याद है। वो हंस दी, फिर संजीदा होते हुए बोली, साथी का इंटरव्यू होना ज़रूरी है, वो उसके लिए बहुत अपसेट है। और हो जाएगा इंटरव्यू, वो उठते हुए बोला। अंदाज में लापरवाही थी। मगर कैसे? सुमर गर्दन घुमाकर उसे देखने लगी। पैसे देंगे और क्या, मगर उसके लिए साथी राजी नहीं है, सो दुआ करेंगे। कोई और हल है तो बताएं मुझे। वो चुप हो गई। मगर कोई और तरीका नहीं है क्या? मोहताज से अंदाज में पूछा। क्यों प्रोसिक्यूटर साहिबा, कानून पे यकीन नहीं है क्या आपको? तो बस मैंने भी तैयार कर लिया है कि अब कानून नहीं तोड़ना और शरीफ आदमी बनकर रहना है। ऐसे मशकूक नज़रों से क्या देख रही हैं मुझे? सच कह रहा हूँ, वो खफकी से कहता बाहर की जाने पड़ गया। सुमर सोचती नज़रों से उसे जाते देखती रही। चंद दिन बाद सफ़ेद दीवारों वाले कमरा अदालत में धूप छन छन कर आ रही थी। मौसम बतदरीज तब्दील हो रहा था। सर्दी बहुत कम रह गई थी और ख़ज़ां रसीदा दरख्तों पे नए शगुफ़े और पत्ते खिलने लगे थे। चबूतरे के सामने प्रोसिक्यूशन के बेंच पे जुमर बैठी, कलम उंगलियों में घुमाती बगौर कटहरे में खड़े नौशरवान को देख रही थी। दूसरी मेज़ पे टेक लगाकर आरामदेह अंदाज में बैठे हाशिम कारदार की संजीदा नज़रें भी वहीं जमी थीं। इज़्ज़त माब अख्तर मुर्तज़ा साहब भी उसी से मुखातिब थे और कुर्सी का रुख ज़रा तिरछा किए कागज़ से पढ़कर उसे चार्जेस सुना रहे थे। वो कटहरे के जंगले पे हाथ रखे खड़ा स्पॉट सा नज़र आता था। उसके चेहरे पे ज़ख्मों के ताज़ा निशान थे और एक आंख नीलो नील थी। क्या आपने तमाम चार्जेस सुन और समझ लिए हैं? जी योर ऑनर। क्या आप नौशरवान कारदार 21 मई 2015 की शाम प्लाट नंबर 15 में सादी यूसुफ से मिलने गए थे और आपने उन पे 3 गोलियां चलाईं, फिर बूट की ठोकरों से उसको ज़ख्मी भी किया। जुमर के साथ बैठे सादी की चुपती नज़रें शेरू के चेहरे का अहाता किए हुए थीं। नौशरवान ने निगाहें उठाकर हाजरीन को देखा और फिर बुलंद आवाज़ में बोला, यह गलत है, मैं उस रोज़ दुबई में था। क्या आप तमाम इल्ज़ामात से इनकार करते हैं? जी, मैं इनकार करता हूँ, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। वो मेकानिकी अंदाज में नीचे बैठे हाशिम को देखकर बोला था। क्या आप इनोसेंट प्लीड करते हैं? जी, मैं इनोसेंट प्लीड करता हूँ। इस मौके पे अगर मुलजिम सोहबत जुर्म का इकरार कर ले तो उसके खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है और उसी वक्त सज़ा बता दी जाती है। अगर वो इनकार करे तो उसे शफाफ मुकदमे का हक़ दिया जाता है, जहाँ वो इस्तग़ासा के सबूत और शवाहिद का दिफा अपने वकील के ज़रिए करे। ओके, आपको फेयर ट्रायल का हक़ दिया जाता है। क्या आप अपने खिलाफ गवाह बनना चाहेंगे? नीचे बैठे हाशिम ने नफ़ी में सर को हल्की सी जुम्बिश दी। नज़रें शेरू पे थी। नहीं योर ऑनर, मैं खामोशी इख्तियार करूँगा, उसने उसी अंदाज में कहा था। चंद मिनट बाद बाहर राहदारी में जुमर और सादी चलते जा रहे थे और जब वो बहुत दिल गिरफ्तार सा बोला था, मुझे यकीन नहीं आ रहा जज ने कैसे उसकी ज़मानत की दरख्वास्त कबूल कर ली। वो अब घर चला जाएगा और फिर मुल्क से बाहर। जुमर ने निगाहें फेर कर उसे देखा। यूँ लगता था वो बरसों पहले यूनिवर्सिटी के मॉक ट्रायल से निकले थे और वो हैरी के खिलाफ फैसला आने पर शदीद दिल मिला रहा था। सादी, उसको जेल में पीटा गया है, उसकी जान को ख़तरा है, जज को उसे जेल से निकालना ही था। हाशिम ने खुद उसे पिटवाया है, मुझे यकीन है, मगर हम ये बातें जज को कहेंगे तो हम खुद ही झूठे लगेंगे। उसकी ज़मानत होनी ही थी, वो उसे तसल्ली दे रही थी। अगले माह की तारीख मिली है। कैसा निज़ाम है ये? हम कितना इंतज़ार करेंगे? वो तारीख पे तारीख देते जाएंगे। जुमर, ऐसे तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो शदीद तकलीफ़ में लग रहा था। जुमर यकटिक उसकी ज़ख्मी नज़रों को देखे गई। ये मामला लंबे चलते हैं सादी, कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे। मुझे नहीं पता। वो सर झटक कर खफा खफा सा चलता गया। जुमर के अंदर कुछ डूब गया था। वो बार बार उस पे एक फ़िक्रमंद मुतहय्यर सी नज़र डालती थी। हुनैन और उसामा का भाई घर आ गया था, ये तो तय था।
مگر کیا سعد یوسف گھر آ گیا تھا؟ وہ کیا کرے اور کیا وہ کبھی گھر آ پائے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔